हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचा था दैट इज़ कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने के बाद फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे बार बारी कि मुझे वो वाला चैप्टर समझना है। सो इसके बाद हम जो है 2 क्लासेस और होंगी, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। फिर हम अपना ब्यूटीफुल सा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद अवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक कोरोजन है और जो रेंसिडिटी है। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ 2 प्रोसेसेस बताए थे, याद है सभी को? ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, है ना। हमने जब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे थे उसमें से एक टाइप था ऑक्सीडेशन और एक टाइप था रिडक्शन, ठीक है। सो ये दोनों, अब इन्हीं दोनों के हमें क्या करना है, यू नीड टू कनेक्ट दी डॉट्स, ठीक है। अब ये जो दोनों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, अब इन्हीं का यहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। बट बिफोर दैट हम एक बार फिर से रिविजन ले लेते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर में, ठीक है। सो फिजिकल चेंजेस, केमिकल और रेडियो एक्टिव चेंजेस। फिजिकल चेंजेस कैसे होंगे? फिजिकल रिएक्शंस के थ्रू जो प्रोसीड करते हैं, ठीक है, जो कि रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। प्लस हम केमिकल चेंजेस में क्या लिख सकते हैं? दे प्रोसीड थ्रू केमिकल रिएक्शन एंड दे आर इरिवर्सिबल। ऑल्सो गाइज, अगर आपको जब हम आगे देखेंगे ना तो काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं आप सभी के लिए, और एनसीईआरटी से थोड़ा हट के भी हमने कुछ पॉइंट्स ऐड करे हैं ताकि वो आपको एग्ज़ाम में कुछ भी अलग से पॉइंट लिखना हो या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। ओके, सो रेडियो एक्टिव चेंजेस क्या होते हैं? दे प्रोसीड थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। सो फिजिकल चेंजेस को समझने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है जो मैंने आप सभी को पहले भी दिया था, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है। अगर मैं किसी भी केमिकल चेंज की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे किसी भी चीज़ की बर्निंग हमेशा केमिकल चेंज में आएगी। किसी भी चीज़ की बर्निंग ऑफ पेपर है, बर्निंग ऑफ वुड, प्लास्टिक, कोई भी चीज़ अगर जल रही है सो केमिकल रिएक्शन में आएगी, क्योंकि वहाँ पे देखो केमिकल चेंज में आएगी क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। एयर से ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा होता है, ठीक है। सो ये बात हो गई केमिकल चेंज की। नाउ कमिंग ऑन टू दी फिजिकल चेंज। सो लेट्स सपोज दिस इज़ योर ग्लास, ठीक है। अभी ये ग्लास बिल्कुल परफेक्ट है ना, ये ग्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेजेंट है। अब अगर मैं बात करूँ अगर ये ग्लास टूट जाता है तो क्या होगा, ठीक है। सो ये ग्लास कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब जो है ये वही पार्ट्स है, सेम ग्लास है, पार्ट्स वही है, लेकिन ये ग्लास टूट चुका है, ठीक है। टूटने के बाद भी अगर मैं फिज़िकल स्टेट की बात करूँ तो इस ग्लास की फिज़िकल स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये पहले भी सॉलिड स्टेट में था, अब भी सॉलिड स्टेट में है। अगर मैं बात करूँ इसकी अपीयरेंस की, सो अपीयरेंस भी चेंज नहीं हुई है। अगर मैं बात करूँ किसी चीज़ के इवोल्यूशन की, यानी कि गैस के इवोल्यूशन मीन्स रिलीज़ होना, गैस का रिलीज़ होना, ठीक है। सो किसी भी टाइप की कोई गैस या फिर हीट वगैरह रिलीज़ नहीं हुई है। अब ग्लास वगैरह टूटते हैं तो कोई हीट वगैरह रिलीज़ नहीं होती ना। इन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए वी कैन से दैट इट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। सो ये हो गई हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके, सो नाउ द टॉपिक सेज Have you observed the effects of oxidation reactions in everyday life? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से जो मैंने आपको रिलेट करा था, आज मेन टॉपिक रहेगा अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो डिफरेंट तरीके से
ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे नेचर में होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अपने नेचर के साथ जो रिएक्शन, जो चेंजेस अपने नेचर में हो रही हैं, उनको रिएक्शंस के फॉर्म में, उनको साइंटिफिक फॉर्म में अंडरस्टैंड करना, विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, फर्स्ट हेडिंग आप अपनी नोटबुक में यही डाल लो। ठीक है, अभी हम समझेंगे कोरोजन क्या होता है। You must have observed that iron articles, आयरन, यहाँ पे हम आयरन की बात कर रहे हैं। जल्दी से मुझे आयरन का फॉर्मूला बता दो चार्ट सेक्शन में, आयरन का केमिकल फॉर्मूला जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, ओके। सो आयरन का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe। ठीक है, सो हमने ऑब्जर्व कर रखा है कि जो आयरन आर्टिकल्स कैसे होते हैं, बिकॉज आयरन इज़ अ मेटल। सभी को पता है आयरन क्या है, एक मेटल है। ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट जो है हमने बेसिकली पढ़ रखे हैं 9th में, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हमने ले रखी है। ओके, सो आयरन क्या है, शाइनी होता है। जब वो नया नया मैन्युफैक्चर होता है ना, या फिर कोई भी चीज़ आयरन की है, ज़्यादा इन्वायरमेंट में नहीं रखी होती है, सो वो शाइनी होती है। बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। ठीक है, क्या कहा है यहाँ पर, जब वो नई नई वो चीज़ होती है, आयरन का जो मटेरियल होता है दैट्स शाइनी, लेकिन वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, और वो कोटिंग भी कैसी होती है, रेडिश ब्राउन पाउडर। ठीक है, रेडिश ब्राउन पाउडर आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरीके के, यहाँ पे क्या है, एक आयरन नेल है। ठीक है, पहले ये आयरन नेल आपको कंडीशन पता होगी, पहले कैसी होगी कंडीशन, बिल्कुल परफेक्ट होगी। लेकिन अब आप ये देख सकते हो यहाँ पर क्या हो गया है, कुछ ब्राउन, रेडिश ब्राउन कोटिंग लग गई है, एंड दिस इज़ नोन एज व्हाट, रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग की भी अभी हम डेफिनेशन देखेंगे। दिस इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है सभी को? सो ये क्या हो गया, रेडिश ब्राउन कोटिंग हो गई आयरन की ऑब्जेक्ट पे। ओके, this process is commonly known as rusting of iron. Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver? So copper और सिल्वर के ऊपर भी देखो, आयरन पे क्या देखा हमने, रेडिश ब्राउन पाउडर की जो है कोटिंग हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी मेटल जो है, जैसे आयरन है, कॉपर की बात करी है, सिल्वर की बात करी है, सो ये सब क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, और मेटल्स की सरफेस क्या हो रही है, बेसिकली ख़राब हो रही है। ठीक है, सो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम अपने मेटल्स को ख़राब होने नहीं देख सकते। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई मेटल्स हमेशा ख़राब होते रहे। सो ये ज़रूरत है हमें प्रिवेंशन मेथड्स को लाने की, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बट नाउ अभी देखो, रस्टिंग क्लियर हो गया सभी को। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग है कि जब आयरन का जो नया नया मटेरियल था वो शाइनी होता है, लेकिन जब उसके ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर की कोटिंग हो जाती है, उसी प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। और पर्टिकुलरली आयरन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो बेसिकली आयरन के लिए रस्टिंग वर्ड यूज़ किया जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, when a metal is attacked by substance around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode and this process is known as corrosion. So main topic क्या था अपना, corrosion. कोरोजन क्या है, ये कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है। अगर मैं रस्टिंग की बात करूँ, सो रस्टिंग इज़ अ स्पेसिफिक टर्म फॉर आयरन। ठीक है, आगे भी मैं कुछ आपको टर्म्स बताऊंगी। ओके, सो जब कोई मेटल, ठीक है, यहाँ पे याद रखना मेटल की ही बात कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस को आप यहाँ नहीं लिख सकते। अगर किसी बच्चे ने लिख दिया व्हेन अ सब्सटेंस, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये पॉइंट ध्यान रखना, व्हेन अ मेटल is attacked by substances around it, और वो substances क्या होगी, मॉइस्चर हो सकता है, एसिड्स हो सकते हैं, एयर में जो ऑक्सीजन है या कोई और गैस है जिससे रिएक्शन हो सकता है, वो गैस भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उस मेटल की, उस पर्टिकुलर मेटल की सरफेस ख़राब हो जाएगी। ठीक है, कोरोड हो जाएगी, एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। अब यहाँ देखो, ऊपर क्या है, कलर पूछा गया था। जो कोटिंग होती है कॉपर की और सिल्वर की, कलर क्या होता है, यहाँ पे कलर भी बता दिया है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। देखो
अब इस बात को भी समझेंगे। कॉपर को आप विजुअलाइज कर सकते हो आसानी से। सिल्वर भी इजी है। देखो सिल्वर की कुछ जैसे चांदी की पजेब वगैरह घर में होती हैं, है ना, मम्मी के पास होती हैं। सो वहाँ पे कुछ टाइम के बाद देखो जब नई आती है, जब वो बहुत शाइनी होती है, क्योंकि दैट्स अ मेटल एंड दैट्स शाइनी, सो शाइनी होती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होती जाती है, वो शाइनीनेस जो है ख़त्म होती जाती है और वहाँ पे ब्लैक कलर आ जाता है। ठीक है, इससे क्या पता लगता है कि जो सिल्वर की कोरोजन होती है, कोरोजन से कौन से कलर की कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। और कॉपर के भी जो यूटेंसिल्स होंगे आपके घर पे, सो वहाँ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, आयरन के ऊपर। आयरन की कोरोजन को स्पेसिफिकली रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, रस्टिंग में क्या होगा, आयरन की जो सरफेस है दैट्स अ मेटल ना, सो मेटल की सरफेस शाइनी होती है। ठीक है, बट फिर भी क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी हैं, एटमॉस्फेयर में एसिड्स है, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई मेटल किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन कर रहा है, सो दैट डिपेंड्स। यहाँ पे मॉइस्चर के साथ जो ऑक्सीजन आप ऐड नहीं कर सकते हर एक कंडीशन में, आयरन के लिए आप ऐड कर सकते हो ऑक्सीजन। ओके, सो आयरन के लिए रस्टिंग यूज़ करते हैं। आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर की कोटिंग हो जाती है, और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग एंड कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम भी क्लियर हो गया। एनीवेज, नाउ कमिंग ऑन टू द कोरोजन। कोरोजन की अगर हम बात करें, सो कोरोजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस since it's usually involves the redox reactions between the metal and certain atmospheric agents such as water, oxygen, sulfur dioxide etc. देखिए मैंने क्या कहा आपको, कोरोजन क्या है, एक स्पेसिफिक टर्म नहीं है। ठीक है, सो कोरोजन हम बेसिकली कहते हैं जब मेटल की सरफेस, कोई भी मेटल है, अगर मेटल की सरफेस पे कोरोड हो रही है, अगर वो मेटल की सरफेस, तो हम टर्म यूज़ करेंगे कोरोजन का। ठीक है, और अगर हम आयरन की बात करेंगे सो हम यूज़ करेंगे रस्टिंग। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर देखो कोरोजन को एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की तरह क्लासीफाई करा जा सकता है। इलेक्ट्रो क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि कोई भी बड़ा वर्ड आ रहा है सो उसको क्या करना है, ब्रेक द वर्ड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। ठीक है, एक वर्ड है इलेक्ट्रो और एक वर्ड है केमिकल। ठीक है, सो अब मीनिंग देखो, इलेक्ट्रो का मीनिंग, केमिकल मीन्स यहाँ पे केमिकल, और जस्ट अ सेकेंड, केमिकल से क्या समझोगे, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स केमिकल चेंजेस ही होते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल में भी रस्टिंग ऑफ आयरन दिया था केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स में क्लास में, है ना। इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या हो गया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस वहाँ पर क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स याद है सभी को, रिडॉक्स क्या होता है, जल्दी से चार्ट सेक्शन में बता दो जिसको याद है। यस, रिडॉक्स भी देखेंगे हम, रेड ऑक्स। ठीक है, रेड इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, जल्दी से बता दो चार्ट सेक्शन में। रेड इज रिप्रेजेंटिंग रिडक्शन एंड ऑक्स इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है ये कैसे हो रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे होता है रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन में बता रखा है मैंने आपको, रिडक्शन मीन्स, देखो रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो अपनी नोटबुक्स में, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं आपको पीडीएफ नोट्स में अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, एनोटेशंस आपको नहीं मिलेंगी।
ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल मीनिंग समझ आया। कोरोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट रखने वाला एक केमिकल प्रोसेस है। क्यों इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस आप एक पॉइंट और तो ऐड कर ही सकते हैं रिडक्शन में, माइनस ऑक्सीजन यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन और माइनस हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। सो किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आई विल आंसर इन दी चार सेक्शन। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो कोरोजन डेफिनेशन क्लियर हुई। नाउ corrosion is usually an undesirable phenomena since it negatively affects the desirable properties of the metal। अब आप एक बात बताओ, कोई भी सरफेस है, मेटल की सरफेस है, कोई भी अच्छी चीज़ है जो हमें पसंद है और उसके ऊपर किसी ऐसी बुरी चीज़ की कोटिंग हो रही है, एक ऐसी अनवांटेड चीज़ की कोटिंग हो रही है। ठीक है। आयरन के केस में वो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो एक मेटल चाहिए, ठीक है, प्योर साफ सा मेटल चाहिए जिसके ऊपर कोई यहाँ पे कोटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो ये क्या है? एक अनडिज़ायरेबल फिनोमिना है। जो चीज़ डिज़ायरेबल नहीं है वो चीज़ अनडिज़ायरेबल बन जाती है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ओके। सिंस इट नेगेटिवली अफेक्ट्स। अब अनडिज़ायरेबल कोई चीज़ जब ही बनती है जब वो हमारी किसी डिज़ायरेबल, यानी कि जो पर्टिकुलर चीज़ की जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है ना, अगर वो उसको नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, यानी कि वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। क्लियर है सभी को? ठीक है। सो कोरोजन क्या है? अनडिज़ायरेबल फिनोमिना है। और अनडिज़ायरेबल क्यों है? क्योंकि ये हमारे जो डिज़ायरेबल, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट वाली चीज़ क्या है? मेटल है। मेटल की सरफेस को आके ख़राब कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है हमारे अकॉर्डिंग। ओके। फॉर एग्जाम्पल आयरन की अगर हम बात करें, सो Iron is known to have good tensile strength and rigidity, especially alloyed with a few other elements। ठीक है। alloyed क्या होता है? alloy means mixture of, alloy में क्या होता है? just a second, alloy is mixture of metals। alloy is mixture of metals। इसको और भी चीज़ आप लिख सकते हो साथ साथ। ये होता है एक सॉलिड मिक्सचर। ठीक है। क्या होता है ये? एक सॉलिड मिक्सचर। ओके। क्लियर हो गया सभी को? आयरन की प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, रिजिडिटी भी अच्छी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? अब सभी को क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर तक। ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स आयरन के हैं। लेकिन कोरोजन के बाद आयरन भी एक वीक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल वाली इतनी खास प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे नहीं रहती। नाउ कमिंग ऑन टू दी रस्टिंग। व्हाट इज रस्टिंग? रस्टिंग जानना भी इम्पॉर्टेंट है। रस्टिंग इज व्हाट? सो द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल्स। ठीक है। ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और a chemical such as an acid on their surface is known as corrosion। ठीक है। अगर मैं किसी मेटल के बारे में, देखो बार बार हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, ताकि कोरोजन वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। एक ही डेफिनेशन 3-4 बार अलग अलग तरीके से हमने लिखी है, ताकि ये टॉपिक तो अच्छे से क्लियर हो ही, साथ में जो डेफिनेशन आपके लिए सूटेबल हो वो आप अपने एग्ज़ाम में नोट कर सकें। एनीवेज, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन किसकी हो रही है? किसी भी प्योर मेटल की। किस वजह से? एयर, मॉइस्चर और केमिकल एसिड भी हो सकते हैं, कोई और चीज़ भी हो सकती है उनकी सरफेस पे। इसको हम कहेंगे कोरोजन। और मैंने आपको बताया था कोरोजन हम बात कर रहे हैं किसी भी मेटल के लिए। ओके। अगर किसी आयरन ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर उसको डैम्पेयर में रख दिया किसी कंसिडरेबल टाइम के लिए, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की सब्सटेंस की कोटिंग हो जाएगी एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज रस्ट। और इस प्रोसेस को, क्योंकि रस्ट किसके सरफेस पे हो रही है? आयरन की सरफेस पे फॉर्मेशन हो रही है रस्ट की। सो ये प्रोसेस, द कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। सो रस्टिंग और कोरोजन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। Corrosion of iron is known as rusting. Just this is the point. ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है? ये है हमारे कॉपर की corrosion। और जस्ट अ सेकेंड, दिस इज corrosion of copper।
ठीक है, कोरोजन ऑफ किसकी, कॉपर की। सो ये क्या है, हमारा प्योर मेटल है। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर ग्रीनिश कलर की कोटिंग आप देख पा रहे होगे, दिस इज कोरोजन। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया था ना कि हमें कुछ प्रिवेंशन मेथड्स लेने होंगे, क्योंकि हम अपनी मेटल की सरफेस को ख़राब होता नहीं देख सकते। ठीक है, मेटल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. So in some cases, attempts are made to reduce the activity of the exposed surface and increase a material's corrosion resistance. ठीक है, इंक्रीज अ मटेरियल कोरोजन से ये मत समझना कि कोरोजन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो नहीं। ये जो रेजिस्टेंस वर्ड है इसका मीनिंग है कि उस चीज़ को वो अपोज कर सके। ठीक है, सो अपोज होता है बेसिकली रेजिस्टेंस का मीनिंग। अगर हम रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम पढ़ेंगे, सो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस देखेंगे जो करंट को अपोज कर रहा होता है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस कोरोजन के टुवर्ड्स रेजिस्टेंस होता है। ऐसे हम प्रिवेंशन मेथड्स लेते हैं। ठीक है, सो जल्दी से 4 सेक्शन में थम्स अप भेजेंगे अगर सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तो। ओके, क्लियर है सभी को? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। अभी तक सभी को क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल है। अब जो है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल पर्सपेक्टिव में बेसिकली क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेटल सरफेस को देखते हैं। ये तो हम दोनों साइड देखेंगे, बट फिर भी मेटल सरफेस और साथ ही साथ क्या देखेंगे हम यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट, ये सभी चीज़ें, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है, केमिकल चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल स्टेट तो है ही, सेकेंड इसकी मेटल कितना प्योर है, ओवर वोल्टेज, नेचर ऑफ सरफेस फिल्म यानी कि सरफेस पे किस तरीके की वो जैसे लेयर बनी हुई है। ठीक है, और ये एरिया टर्म भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग भी होता है, इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। सो एनोडिक और कैथोडिक, एनोडिक क्या होता है जैसे पॉजिटिव पार्ट, और कैथोडिक क्या होता है नेगेटिव पार्ट। ठीक है, पोजीशन इन गैल्वेनिक सीरीज़, ये क्या है, गैल्वेनिक सीरीज़ एक अलग चीज़ है, इतनी डिटेल्स में आपको भी नहीं जाना है। सो आप इतने पॉइंट्स को ही समझो एंड दीज आर इनफ फॉर यू। ये भी आप कर सकते हो। ओवर वोल्टेज क्या है इम्पोर्टेंट, फिजिकल स्टेट, मेटल कितना प्योर है, सरफेस फिल्म का नेचर कैसा है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका एरिया कितना है। एनोडिक यानी कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है, कैथोडिक मीन्स जो नेगेटिव टर्मिनल है, उनके एरिया पे भी ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये भी देख लो आप, मेटल का जो पैसिव करेक्टर होता है। ठीक है, और कोरोजन जो प्रोडक्ट्स, कोरोजन प्रोडक्ट्स मतलब जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। वोलेटिलिटी क्या होता है, मतलब वोलेटिलिटी मतलब देखो, सॉल्युबिलिटी एक तो जो अंदर डिसॉल्व हो रहा है, वोलेटिलिटी मतलब कि जो बाहर रिलीज़ हो रहा है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, और इनमें से आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ओके, एक्सपोजर ऑफ द मेटल टू एयर, मेटल का एक्सपोजर टू एयर कंटेनिंग गैसेस लाइक CO2, SO2, O2 भी लिख सकते हो, SO3 भी लिख सकते हो। ठीक है, अलग अलग मैंने बताया था, अलग अलग मेटल अलग अलग गैस के टुवर्ड्स रिएक्ट करता है। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द मेटल यू चूज। ठीक है, सो एक्सपोजर ऑफ द मेटल टू एयर कंटेनिंग गैसेस लाइक, एग्जाम्पल्स आप डाल सकते हो। अब मेटल का एक्सपोजर हो रहा है मॉइस्चर से, स्पेशली सॉल्ट वाटर से। सॉल्ट वाटर का आपको पता होगा, सॉल्ट क्या होता है, NaCl बेसिकली। ठीक है, Na क्या है, सोडियम, Cl इज क्लोरीन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्या है, देखो Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे क्या होगा, Cl पे जस्ट अ सेकेंड, ओके, Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है, सिंगल सिंगल चार्जेस हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक ही, यहाँ पे मतलब जो है यहाँ पे आप देख सकते हो NaCl2 या फिर Na2Cl, ऐसा कुछ वर्ड यूज़ नहीं हुआ है नीचे सबस्क्रिप्ट में। सो NaCl इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉमन सॉल्ट वी यूज़।
ठीक है। सो सॉल्ट वाटर क्या करता है, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ कोरोजन। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो मेटल है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। थर्ड पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉल्ट, यही बात आ गई ना, सॉल्ट जैसे इम्प्योरिटीज़ NaCl, ठीक है। और भी होते हैं जैसे कि MgCl2 क्यों लिखा, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। देखो टोटली डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ द एटम्स, ठीक है। ये 9th का टॉपिक है वैसे तो, बट फिर भी देखो MgCl2 में क्या होता है, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 2A2 इज़ दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या हो गया, लास्ट वाले वैलेंस शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या है, वैलेंसी हो गई। सो यहाँ पे Mg पे +2 चार्ज है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या चाहेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करना चाहेगा। यहीं पर क्लोरीन की बात करें, सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, यानी कि 2 8 10 हो गया, और यहाँ पे आएंगे 7। सो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7। ओके, सो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण, ओके जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण देखो क्या है, या तो ये रिलीज़ हो सकते हैं, ठीक है, 3 ही तरीके होते हैं, या तो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर दो, या तो गेन कर लो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, या लूज़ कर लो या गेन कर लो, या फिर शेयरिंग कर लो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। सो यहाँ पे क्लोरीन मैक्सिमम टाइम्स जो तरीका यूज़ करता है दैट इज़ दी गेन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला तरीका यूज़ करेगा क्लोरीन, ठीक है। और मैग्नीशियम क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे वैलेंसी कवर कितनी है, करनी है 8 की, यानी कि 8 - 7 अगर मैं देखूँ तो 1 आएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट कितनी है क्लोरीन को, इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो हम 2 क्लोरीन को ले आएंगे। सो Mg प्लस, देखो अब हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, Mg का क्या आएगा, +1 आएगा, और क्लोरीन का क्या आएगा, सॉरी +1 नहीं +2 आएगा, और क्लोरीन का -1। सो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन दिस विल रिजल्ट इनटू MgCl2, ठीक है। क्लियर है सभी को किस तरीके से फॉर्मूले की फॉर्मेशन हुई, MgCl2 और NaCl, इस तरीके से हम क्या है फॉर्मूले की फॉर्मेशन करते हैं। सो आई होप आपने पार्ट नोट भी कर लिया होगा, और अभी तक अगर आपने नोट नहीं किया था सो आप थोड़ा सा पीछे कर सकते हो वीडियो को, देन यू कैन नोट डाउन, ठीक है। सो अब फॉर्मूले वाला पार्ट भी क्लियर हो गया कि NaCl फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। सो इम्प्योरिटीज़ और मेटल का एक्सपोजर टू द मॉइस्चर और हमारी एयर की गैसियस कंडीशन से एक्सपोजर, ये तीनों पॉइंट्स आई होप दे आर क्लियर टू यू। नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इट्स अबाउट द टेम्परेचर। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज कोरोजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो, अब ज़्यादा डिटेल में इसके हम नहीं जाएंगे। 5th पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड। फर्स्ट लेयर ऑफ ऑक्साइड किस तरीके की बनी है, यानी कि मेटल के ऊपर, ये हमारा मेटल है, मेटल के ऊपर ये जो पहली लेयर जो बनी है ऑफकोर्स वो ऑक्साइड की होगी, ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे हैं। सो वो उसका नेचर कैसा है इस चीज़ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होगी, ठीक है। सम ऑक्साइड्स लाइक, ऑक्साइड्स देख लेते हैं, Al2O3 फॉर्म्स एन इनसॉल्यूबल प्रोटेक्टिंग लेयर दैट कैन प्रिवेंट फर्दर कोरोजन, ठीक है। अब देखो कुछ मेटल्स हैं, कुछ ऑक्साइड्स होती हैं जैसे कि Al2O3 है, ये क्या कर लेगी, एक इनसोल्यूबल सी प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेगी, उससे क्या होगा, फर्दर कोरोजन नहीं होगी। सो उस चीज़ पर भी डिपेंड कर रही है नेचर कैसा है फर्स्ट लेयर जो ऑक्साइड बनी है उसका, ठीक है। अदर्स लाइक रस्ट, रस्ट क्या है यहाँ पर, रस्ट क्या है, रस्ट इज बेसिकली आयरन की कोरोजन, इजीली क्रम्बल एंड एक्सपोज द रेस्ट ऑफ द मेटल। अलग अलग मेटल की कंडीशंस में अलग अलग केसेस की फॉर्मेशन हो जाती है। 6th पॉइंट है सेइंग प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि एसिड, अगर एसिड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है सो एसिड्स क्या करेंगे, दे एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, ठीक है। सो हर एक चीज़ जो है अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रही है। यहाँ पर तो बेसिकली हमने
पॉजिटिव इफेक्ट्स वाले ही पढ़े हैं, जहाँ पर गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, अगर ये रिएक्ट कर रही हैं सो दे आर शोइंग द पॉजिटिव इफेक्ट टुवर्ड्स कोरोजन। ठीक है, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है सो वो भी एक तरह से पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है कोरोजन की तरफ। नाउ कमिंग ऑन टू द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन, ये सभी नोट्स आपकी नोटबुक में होने चाहिए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो कोरोजन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोजन ऑफ आयरन, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, रस्टिंग है, रिएक्शन ऑफ आयरन विद एयर। सिल्वर टार्निशिंग, सिल्वर की कोरोजन, अगर सिल्वर सल्फर और सल्फर के कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा, एज आई टोल्ड यू ये भाई डिफरेंट यहाँ पर हो सकते हैं, डिफरेंट गैसेस डिफरेंट कंपाउंड्स यहाँ पर हो सकते हैं फॉर डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, डिफरेंट गैसेस फॉर डिफरेंट मेटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग मेटल अलग अलग गैस की तरफ रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, गिव सिल्वर सल्फाइड Ag2S, Ag क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिल्वर को, S इज रिप्रेजेंटिंग सल्फर, सो Ag2S विच इज ब्लैक इन कलर। एंड कॉपर की कोरोजन, व्हेन अ कॉपर मेटल इज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब अगर मैं कॉपर की बात करूँ सो कॉपर रिएक्शन शो करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जैसे हमने देखा था सिल्वर के केस में रिएक्शन शो कर रहा था सल्फर और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ, कॉपर शो करेगा ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कॉपर वन ऑक्साइड। नाउ व्हाट इज दिस वन, दिस रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी अभी आपको डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेसिकली, जो कि आपको अभी नहीं समझना, विच इज़ रेड इन कलर। ठीक है, सो रेड कलर का होता है। ठीक है, कॉपर मोनोऑक्साइड इज रेड इन कलर। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको ये दो ही तरीके पढ़ने हैं और इन डिटेल गैल्वेनाइजेशन ही देखना है। एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड सेकेंड वन इज गैल्वेनाइजेशन। Galvanization is the process of applying a protective zinc coating to iron. चलो मार्क करो, zinc coating to iron to prevent corrosion, very important. ठीक है, now this should be high definition crystal clear to you all guys. बहुत इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन। अगर कोई आपसे गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन पूछता है तो आपको यही लिखनी है। अगर हम जैसे ये क्या है, आयरन की सरफेस है, सो आयरन की सरफेस में मान लो जिंक की कोटिंग कर दी है अगर हमने। ठीक है, आयरन की सरफेस पे जिंक की कोटिंग कर दी है, सो ये क्या प्रोसेस कहलाएगा, गैल्वेनाइजेशन। अब ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इसीलिए होता है क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता टुवर्ड्स दीज एनवायरमेंटल जो हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो ये जो कोरोजन के एग्जांपल्स हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, अगर इनमें आप लोगों में से किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंसिडिटी। यस, जल्दी से 4 सेक्शन में आप सभी पूछ सकते हो। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, बेसिकली फूड का स्पॉइलेज। अगर खाना खराब हो जाता है उसी को हम क्या है, रेंसिडिटी के अंडर पढ़ते हैं। कोरोजन सभी को क्लियर हो गया। देखो, when fats and oils are oxidized, ठीक है, क्या है बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ही हम फर्दर पार्ट्स पढ़ रहे हैं। जब फैट्स और हमारे ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सो क्या हो जाता है यहाँ पे, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। कैसे हो जाएंगे, रेंसिड हो जाएंगे और उनकी स्मेल और टेस्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी कॉमन सी बात है, जब फैट और ऑयल जो हमारे खाने में प्रेजेंट होता है उनकी ऑक्सीडेशन हो गई तो वो स्मेल आ जाती है उनमें से, टेस्ट खराब हो जाता है उनका। ठीक है, यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी कि जो देखो एंटी वर्ड क्या होता है, एंटी मीन्स अगेंस्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एंटी मीन्स अगेंस्ट। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेंट्स की, सो ऑक्सीडेंट्स क्या है, बेसिकली जो ऑक्सीडेशन को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, दे प्रेफर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो अगर अगेंस्ट ऑक्सीडेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर हम बात करें, सो दे आर अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो देखो जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती हैं यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स।
क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, फैट्स और ऑयल्स जो खाने में प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से रेंसिड हो जाता है, ख़राब हो जाता है खाना, और वहाँ पे स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है, जिससे हम उस खाने को नहीं खाते और खाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब देखो इसका क्या होगा, सिंपल सा तरीका क्या है इससे बचने का, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण ये ख़राब हो रही है, सो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो फूड में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। सो कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अब देखो एयर टाइट कंटेनर्स में रखने का क्या मतलब है, ठीक है, मतलब क्यों रख रहे हैं हम एयर टाइट कंटेनर्स में, क्योंकि वहाँ पर एयर की सप्लाई क्या हो जाएगी, एयर की सप्लाई कम से कम हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी कम, लेस नेग्लिजिबल हो जाएगी। सो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ठीक है, सो देखा होगा आपने बेसिकली चिप्स वगैरह जब हम लेने जाते हैं मार्केट में, सो काफ़ी बड़ा पैकेट होता है ना, पर चिप्स थोड़े से होते हैं। ठीक है, सो उसमें क्या है, हवा भरी होती है और वो पैक्ड होते हैं अच्छे से, दे आर सील टाइट, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होगा, वो जो गैस प्रेजेंट है वो प्रिवेंट करेगी कि रिएक्शन ना हो। सो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स, just a second, chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। तो यहाँ पर हम कौन सी गैस का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? रेंसिडिटी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों डालते हैं, एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन फूड रिजल्टिंग इन अ बैड टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रेंसिडिटी। यहाँ पर भी हमने यही बातें समझी, बट डेफिनेशन फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं, दिस ऑल्सो शुड बी हाई डेफिनेशन, क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल गाइस। क्या है बेसिकली यहाँ पे ऑयल्स और फैट्स की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। corrosion process B, that's an example of oxidation process. Rancidity process B is an example of oxidation process. यहाँ पे ऑयल्स और फैट्स की ऑक्सीडेशन हो रही है इन फूड। ठीक है, फूड में जो ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट है, रिजल्टिंग इन अ बैड टेस्ट। ठीक है, बैड टेस्ट हो जाएगी, स्मेल बैड होने लग जाएगी, खराब टेस्ट, खराब स्मेल, जिसको हम क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। ओके, आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया है। Now coming on to the next point. Now अब रेंसिडिटी से क्या होगा, रेंसिडिटी causes change in smell and taste of food, very important। रेंसिडिटी से चेंज इन स्मेल हो जाएगा, स्मेल में चेंज हो जाएगा, फूड से टेस्ट में चेंज हो जाएगा, सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। ये भी लिख सकते हो, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच अ वे दैट इट बिकम्स अनफिट फॉर यूजेज। इट्स टोटली योर चॉइस, 2 से 3 डेफिनेशंस लिख दी हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी मतलब कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहाँ आप देख सकते हो 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टमाटर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, दिस इज़ द प्रोसेस बेसिकली रेंसिडिटी, जहाँ पर फूड ख़राब हो गया है। ठीक है, और प्रिजर्वेटिव्स वगैरह हम डाल देते हैं कई बार। Okay, now the factors responsible for rancidity, some of the important factors that can result in rancidity of the food items are discussed below। ठीक है, सो आप क्या करना, क्लास के बाद इन नोट्स को फिर से ज़रूर रिवाइज करना, और रिवाइज करने के बाद अगर आप लोगों को कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ठीक है, क्लास के बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है, सो आप वीडियो को रीप्ले कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। Now the first point is oxygen. This is the first factor affecting rancidity. ऑक्सीजन क्या है, मेजर कॉज ऑफ द रेंसिडिटी गाइस, दिस इज ऑब्वियस थिंग। देखो हम क्या है, ऑक्सीडेशन कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो ऑक्सीडेशन बिना ऑक्सीजन के तो नहीं होता। सो यहाँ पे मेन फैक्टर क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंसिडिटी। ठीक है, सो ऑक्सीजन डालना कभी भी मत भूलना। The major cause of the rancidity of the food is exposure of the food items in the open atmosphere where there is an abundance of oxygen।
क्लियर हो रहा है सभी को? ऑक्सीजन वाले पॉइंट्स बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये ठीक है कोरोजन और रेंसिडिटी, इतना तो समझ जाते हैं कि भाई ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इतना वो लर्न कर लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट लिंकिंग द डॉट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डॉट्स को लिंक करना होगा, कनेक्ट करना होगा। जो पॉइंट हमने इस चैप्टर के पहले पढ़े थे उनको कनेक्ट करो। अब ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेंसिडिटी ज़्यादा होगी। The oxygen results in the oxidation reaction that results in the formation of the free radicals that led to the food damage. Okay. Second is the microorganisms. Microorganisms are also responsible for the process. ठीक है, an enzyme known as lipase is released by many microorganisms which leads to the hydrolysis of lipids. ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स। लाइसिस क्या होता है? बेसिकली लाइसिस इज दी ब्रेकिंग, किसी भी चीज़ का टूटना इज लाइसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर। दे यूज देयर एंजाइम्स ऑन द फूड मटेरियल दैट लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आइडियल कंपोजिशन ऑफ द फूड एंड दे लूज देयर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। देखो लाइपेज है, किसी भी एंजाइम के लास्ट में ASE आ रहा है ना, सो समझ जाओ वो एंजाइम क्या करने वाली है, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन करने वाली है, डिपेंडिंग ऑन कि एस किसके साथ आ रहा है। सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स। ठीक है, सॉरी। सो देखो लाइप एज क्या है? ब्रेक डाउन। ठीक है, एंजाइम क्या है? ये वाली एंजाइम किसी चीज़ का ब्रेक डाउन कराने वाली है, और लाइप इज रिप्रेजेंटिंग लिपिड्स। सो लिपिड्स का ब्रेक डाउन करा देगी। सो फूड में अगर ये जो एंजाइम है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, और लाइपेज से क्या होगा? लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस यानी कि ब्रेक डाउन होगा। सो एंजाइम से क्या होगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी कि जो आइडियल कॉम्पोजिशन की हमारे फूड की वो ख़राब हो जाएगी, और कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रक्शन हुआ ही है। ठीक है, सो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑक्सीजन। एंड द थर्ड पॉइंट इज फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या आती है? हीट, light and air play an important role in rancidification, as the process of oxidation is also stimulated by heat, light and air primarily. Thus it is the main source of production of free radicals. Light promotes the decomposition of unsaturated fatty acids. अब ये क्या है, इनकी डिटेल में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, इस लाइन को आप रब कर सकते हो। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, बेसिकली ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं बॉन्डिंग की। ठीक है, फैटी एसिड्स किस तरीके से बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसके बेसिस पे वो क्लासीफाइड होते हैं। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल्स वाला कॉन्सेप्ट भी आपके NCERT में गिवन नहीं है। वैसे फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये रिएक्टिव एटम्स होते हैं। ठीक है, अब इनको हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डॉट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जिस एटम के, मान लो कार्बन फ्री रेडिकल है, सो दिस इज़ वेरी रिएक्टिव। इस तरीके से आप समझ सकते हो। सो हीट, लाइट, ये सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। ट्रेस एलिमेंट्स क्या है? ट्रेस एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड जिंक ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रेंसिडिटी। जैसे कोरोजन के केस में हमने देखा था कि अगर किसी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है, ऑक्साइड की लेयर जैसे हमने देखी थी ना एक, उससे क्या होगा? फर्दर हमारा रस्टिंग वाला प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें आयरन और जिंक की, सो दे ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रेंसिडिटी। सो यहाँ से हमारा रेंसिडिटी और कोरोजन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आप लोगों को कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।